प्रेशर के इंक्रीमेंट के रेस्पेक्ट में बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज होगा वो हमें बताता है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। फॉर एग्जांपल प्रेशर में इंक्रीमेंट हो रहा है और बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज हो रहा है, तो दोनों के बीच का जो रिलेशन होगा बॉइलिंग पॉइंट का चेंज और प्रेशर का जो इंक्रीमेंट है उसको हम लोग समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन हमें ये शो करता है इट रिलेट्स द चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस के बॉइलिंग पॉइंट में जो चेंज होगा और जो प्रेशर में जो इंक्रीमेंट होगा उनके बीच का जो रिलेशन होता है वो हमें शो करता है क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। तो जो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन होता है उसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से होता है, रेट ऑफ चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर ये बराबर में होता है L जो कि होता है लेटेंट हीट और यहाँ पर ये T टेम्परेचर होता है V2 माइनस V1। यहाँ पर ये जो V2 होता है वो स्टेट कन्वर्जन के बाद का जो वॉल्यूम होता है वो सब्सटेंस का, और यहाँ पर जो V1 होता है वो होता है स्टेट कन्वर्जन से पहले का वॉल्यूम सब्सटेंस का। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है, हमें पता है जो पानी होता है वो बॉयल होने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस पर और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो पानी होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होने लगता है। अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम लोग इंक्रीज़ करें तो जो पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा। अगर हम लोग प्रेशर को अगर डिक्रीज़ कर देते तो उस केस में जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो अगर हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट को अगर हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो उस केस में जो प्रेशर होगा वो हमें डिक्रीज़ करना होगा, और अगर हम लोग प्रेशर को अगर हम लोग इंक्रीज़ करते तो उस केस में जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है सब्सटेंस, ये मान लेते हैं ये है लिक्विड, और ये लिक्विड का जो वॉल्यूम है उसको हमने कंसिडर किया V1, और ये जो लिक्विड है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रही है। तो ये जो लिक्विड होगी वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे एक पर्टिकुलर स्टेट के बाद, तो यहाँ पर ये जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये स्टेट कन्वर्जन से पहले का वॉल्यूम है जिसको हमने कंसिडर किया V1, और यहाँ पर ये लिक्विड पूरी तरीके से वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। ऑब्वियसली जब ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगी तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो लिक्विड का जो वॉल्यूम होगा ये जो वेपर का जो वॉल्यूम होगा उसको हमने कंसिडर किया V2। तो यहाँ पर जो स्टेट कन्वर्जन के बाद जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है और स्टेट कन्वर्जन से पहले जो वॉल्यूम है वो कम है, तो जो V2 वॉल्यूम होगा V1 वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया V2 माइनस V1। यहाँ पर ये जो L होता है वो होता है लेटेंट हीट, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़े टाइम में। यहाँ पर ये जो T होता है वो होता है टेम्परेचर। तो जो रेट ऑफ चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर अगर वेरी कर जाए तो जो प्रेशर का जो रेट ऑफ चेंज होगा टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में वो भी वेरी कर जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर का जो चेंज होगा विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर कुछ रहा होगा, मगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ कर दे, टेम्परेचर अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में जो प्रेशर का जो रेट ऑफ चेंज होगा टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में वो भी चेंज कर जाएगा। तो जो रेट ऑफ चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये जो क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है ये इक्वेशन को अभी हम लोग ड्राइव करने वाले हैं, उसके लिए हमने कंसिडर किया है थर्मोडायनेमिक सिस्टम, और यहाँ पर हम लोग कंसिडर करेंगे कुछ स्टेट्स। यहाँ पर हमने कंसिडर किया है थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो कि है पिस्टन और सिलेंडर, और ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम में रखा हुआ एक सब्सटेंस जो कि है लिक्विड स्टेट में। अभी हम लोग करेंगे क्या, ये जो पिस्टन होगा उसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे जिसके वजह से वॉल्यूम में होगा एक्सपेंशन, मतलब जो पिस्टन होगा उसको हम लोग ऊपर की तरफ उठाएंगे जिसके वजह से जो वॉल्यूम होगा उसमें होगा एक्सपेंशन, और एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद जो लिक्विड होगी वो वेपर में कन्वर्ट होना चालू हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो पिस्टन है इसको हमने यहाँ पर उठाया, थोड़ा ऊपर उठाया, जिसके वजह से जो लिक्विड है वो एज इट इज़ है उसमें थोड़ा सी चेंज होता है, मगर अभी भी पूरी की पूरी लिक्विड है। फिर अभी क्या होगा, यहाँ पर ये जो पिस्टन है इसको अभी हम लोग और ऊपर उठाएंगे जिसके वजह से जो लिक्विड होगी वो वेपर में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ तक कि जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होती है, लिक्विड एज इट इज़ होती है, सब्सटेंस एज इट इज़ होता है ये वाले स्टेट में। मगर ये वाले स्टेट में जो पिस्टन है उसको हमने इंक्रीज़ किया, वॉल्यूम में हुआ एक्सपेंशन, तो उस केस में जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो रही है। ये वाले स्टेट में वॉल्यूम थोड़ा और एक्सपांड किया क्योंकि पिस्टन को हमने थोड़ा और ऊपर उठाया, जिसके वजह से आधी से ज़्यादा जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो गई। थोड़ी सी लिक्विड बची हुई है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो ग्रीन जैसा है इसको हमने लिक्विड या फिर हम लोग बोल सकते हैं उसको हमने वाटर कंसिडर किया, और यहाँ पर ये जो डॉट डॉट जैसा हमें जो दिखाई दे रहा है फिगर में उसको हमने कंसिडर किया वेपर। फिर उसके बाद जो पिस्टन है उसको हमने और ऊपर उठाया जिसकी वजह से वॉल्यूम में और एक्सपेंशन होता है, हैंस सारी की सारी जो लिक्विड होती है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है।
तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं पूरी की पूरी जो लिक्विड है वो वेपर में कन्वर्ट हो गई है ये वाले स्टेट पर। यहाँ पर जरी भी लिक्विड हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर ये स्टेट कन्वर्जन के बाद का वॉल्यूम है जिसको हमने कंसिडर किया V2, और यहाँ पर ये स्टेट कन्वर्जन के पहले का वॉल्यूम है जिसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया V1। तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो प्रोसेस है, ये वाले स्टेट से लेकर ये वाले स्टेट तक का जो प्रोसेस है, अभी उसको हम लोग कंसिडर करेंगे प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। यहाँ पर ये है प्रेशर एक्सिस और यहाँ पर ये है वॉल्यूम एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है वो बेसिकली हमें इंडिकेट करती है वॉल्यूम, तो ये वाली जो एक्स एक्सिस है वो हमें इंडिकेट कर रही है वॉल्यूम, वाई एक्सिस हमें इंडिकेट कर रही है प्रेशर। तो अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक, ये स्टेट से ये स्टेट के बीच में जिसमें जो लिक्विड होती है वो जरा भी वेपर में कन्वर्ट नहीं होती है, उस केस में क्या होगा, जो प्रेशर होगा वो ग्रेजुअली ड्रॉप करेगा और जो वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज़ करेगा। तो जो कंडीशन है वो हमें ये वाली आइसोथर्म इंडिकेट कर रही है कि जो प्रेशर है वो डिक्रीज़ कर रहा है और जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर रहा है। ये वाली आइसोथर्म, आप ये जो एरो की जो टिप है इसको केयरफुली नोटिस करो। तो ये वाली जो आइसोथर्म है वो हमें इंडिकेट कर रही है कि जो प्रेशर है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ कर रहा है और जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसके बाद अभी क्या होगा, यहाँ पर ये वाला जो स्टेट है यहाँ से यहाँ तक के जहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक के जो स्टेट कन्वर्जन हो रहा है मतलब लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रही है, तो उस केस में क्या होगा कि जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट रहेगा मगर जो वॉल्यूम होगा उसमें एक्सपेंशन होगा। तो जो कंडीशन है वो हमें ये वाली आइसोथर्म इंडिकेट कर रही है, ये वाली आइसोथर्म इंडिकेट कर रही है वो कंडीशन। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली जो आइसोथर्म है वो हमें इंडिकेट कर रही है, एरो की टिप आप केयरफुली नोटिस करो, ए से बी तक। तो ए से बी तक जो हमने जो ब्राउन कलर की जो आइसोथर्म जो ड्रॉ किया, ब्राउन कलर की हमने जो लाइन ड्रॉ किया, वो लाइन हमें ये इंडिकेट कर रही है कि जो वॉल्यूम है वॉल्यूम में चेंज आ रहा है मगर जो प्रेशर है उसमें चेंज नहीं आ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है। वॉल्यूम में एक्सपेंशन हो रहा है मगर प्रेशर कांस्टेंट है। उसका रीज़न ये है कि स्टेट कन्वर्जन हो रहा है। स्टेट कन्वर्जन के टाइम जो प्रेशर होता है वो होता है कांस्टेंट मगर वॉल्यूम में होता है एक्सपेंशन। स्टेट कन्वर्जन मतलब जो सब्सटेंस है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसी को ही हम लोग बोल रहे हैं स्टेट कन्वर्जन। तो यहाँ से यहाँ तक प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम में हो रहा है एक्सपेंशन ड्यू टू द स्टेट कन्वर्जन। उसके बाद ये वाला जो स्टेट अगर हम लोग देखें, ये वाले स्टेट में अगर हम लोग वॉल्यूम को अगर और इंक्रीज़ कर दें, जहाँ पर ये सब्सटेंस का वॉल्यूम होता है V2, अगर इसके बाद अगर हम लोग वॉल्यूम को और इंक्रीज़ करते हैं तो उस केस में जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज़ करने लगेगा, जिसको ये वाली आइसोथर्म इंडिकेट कर रही है, ये वाली आइसोथर्म इंडिकेट कर रही है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अभी हम लोग क्या करेंगे, जो पूरा जो प्रोसेस है जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ये जो पूरा जो प्रोसेस है, ये जो पूरा प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक के जो प्रोसेस है वो हमें ये वाली आइसोथर्म इंडिकेट कर रही है। और वो जो पूरा जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक के उसको हमने कंसिडर किया T टेम्परेचर पर। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो सेम प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक के जो प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस को हम लोग कंसिडर करेंगे मगर उसके लिए जो टेम्परेचर होगा वो अलग होगा। अभी जो टेम्परेचर होगा वो होगा T-DT और हम लोग सेम प्रोसेस को कंसिडर कर रहे हैं, तो उस केस में जो आइसोथर्म का जो पैटर्न होगा वो भी कांस्टेंट होने वाला है। मगर डिफरेंस ये होगा कि जो सेम प्रेशर है उसके लिए हमें वॉल्यूम अलग अलग मिलेगा और या फिर बोल सकते हैं सेम वॉल्यूम के लिए प्रेशर अलग अलग मिलेगा। तो हम लोग ये देखेंगे कि सेम प्रेशर के लिए वॉल्यूम किस तरीके से अलग अलग होता है। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया T-DT के लिए आइसोथर्म, जो कि हमें ये वाली आइसोथर्म इंडिकेट कर रही है। एरो की टिप को आप केयरफुली नोटिस करो, ये वाली आइसोथर्म हमें इंडिकेट कर रही है, ये वाली आइसोथर्म। यहाँ से यहाँ तक के जो प्रोसेस हो रहा है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, हाँ, यहाँ से यहाँ तक के जो प्रोसेस हो रहा है उसके लिए ये वाली आइसोथर्म हमने यहाँ पर कंसिडर किया, ये वाली आइसोथर्म। तो अगर हम लोग देखें दोनों आइसोथर्म का जो पैटर्न है वो ऑब्वियसली सेम है क्योंकि जो प्रोसेस है वो सेम है, मगर ये वाली आइसोथर्म के लिए सेम प्रेशर के लिए जो वॉल्यूम है वो अलग अलग है और ये वाली जो दूसरी वाली जो आइसोथर्म है वो T-DT टेम्परेचर पर हमने कंसिडर किया है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो सेम प्रेशर होगा सेम प्रेशर के लिए जो वॉल्यूम होगा वो अलग अलग होगा। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया एक पर्टिकुलर पॉइंट, यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर किया, यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट, एरो की टिप को आप केयरफुली नोटिस करो, ये वाला एक पर्टिकुलर पॉइंट, और यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट कंसिडर किया। तो ये दोनों पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें तो जो लाइन होगी वो प्रेशर एक्सिस पर आके मीट करेगी और ये यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा। ये दोनों पॉइंट के लिए जो प्रेशर होगा वो कांस्टेंट होगा, मतलब प्रेशर सेम होगा मगर जो वॉल्यूम होगा वो अलग अलग होगा। तो वॉल्यूम अलग अलग अगर हम लोग देखें, वॉल्यूम डिफरेंट होगा, उसको समझने के लिए यहाँ से हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ किया है। तो जो वर्टिकल लाइन होगी वो ये वॉल्यूम एक्सिस पर आके मीट करेगी। सिमिलरली ये वाली जो वर्टिकल लाइन जो होगी वो यहाँ पर ये वाली वॉल्यूम एक्सिस पर आके मीट करेगी, आई मीन ये वाले पॉइंट पर आके मीट करेंगी वॉल्यूम एक्सिस पर। तो अगर हम लोग देखें जो वॉल्यूम है वो अलग अलग है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं। और जैसे कि हमने डिस्कस किया
एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपगेशन होगा तो उस केस में होगा वॉल्यूम में इंक्रीमेंट, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में प्रोपगेशन होगा तो उस केस में प्रेशर में होगा इंक्रीमेंट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने देखा कि सेम प्रेशर के लिए, यहाँ पर ये सेम प्रेशर के लिए जो वॉल्यूम है वो अलग अलग है। यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर ये है पॉइंट ए, यहाँ पर ये है पॉइंट बी, यहाँ पर ये है पॉइंट सी, और यहाँ पर हमने कंसीडर किया पॉइंट डी। यहाँ पर ये जो पॉइंट ए पर जो सब्सटेंस होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, और पॉइंट बी पर जो सब्सटेंस होता है वो वेपर स्टेट में होता है। ए से बी के बीच में स्टेट कन्वर्जन होता है, मतलब ए से बी के बीच में जो सब्सटेंस होता है वो लिक्विड स्टेट, वेपर स्टेट दोनों में एग्जिस्ट करता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग कंसीडर करेंगे कार्नो साइकिल। हमें पता है कार्नो साइकिल क्या है, कार्नो कॉन्सेप्ट के बारे में हमने डिस्कस किया है, कार्नो इंजन के बारे में। तो यहाँ पर हमने कंसीडर किया यह है कार्नो साइकिल। ये जो ब्लू जैसा हमें जो दिखाई दे रहा है पैरेललोग्राम, इसे हमने कंसीडर किया यह है कार्नो साइकिल, यह है कार्नो साइकिल। यहाँ पर हमने पॉइंट ए कंसीडर किया, यहाँ पर ये है पॉइंट बी, यहाँ पर ये हमने पॉइंट सी कंसीडर किया, यहाँ पर हमने कंसीडर किया है पॉइंट डी। ये वाला जो पॉइंट है वो है पॉइंट डी। तो अगर हम लोग देखें पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी के बीच में जो प्रोसेस होगा वो होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस, या फिर बोल सकते हैं आइसोथर्मल चेंज। ए से बी के बीच में जो प्रोसेस होगा वो होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस। सिमिलरली बी से सी के बीच में जो प्रोसेस होगा वो होगा अडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस, या फिर बोल सकते हैं अडियाबैटिक चेंज। सिमिलरली सी से डी के बीच में, यहाँ पर अगर हम लोग देखें सी से डी के बीच में जो प्रोसेस होगा वो होगा आइसोथर्मल चेंज, जिसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन। फिर सिमिलरली डी से ए के बीच में जो प्रोसेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे अडियाबैटिक चेंज, या फिर बोल सकते हैं अडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये हमने डिस्कस किया था जब हम लोग कार्नो साइकिल का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे तभी। तो कार्नो साइकिल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत यूज़ होने वाला है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कार्नो इंजन के बारे में। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो बराबर में होगा, ये जो एरिया है, ये जो पैरेललोग्राम का जो एरिया है उसके बराबर में होगा टोटल वर्क डन। तो जो टोटल जो वर्क डन होगा वो बराबर में होगा एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी हमें फाइंड आउट करना है। तो जो सेम जो फिगर है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। यहाँ पर ये जो ब्लू जैसी है वो है कार्नो साइकिल, जो कार्नो साइकिल है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया। ये कार्नो साइकिल हम लोग इसको बेसिकली बोलेंगे नहीं, ये है क्या, ये ए बी सी डी है क्या, ये एरिया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी, इसके अंडर में जो एरिया है उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो जो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट डी, उसके अंडर में जो एरिया होगा जो कि पैरेललोग्राम जैसा है, वो एरिया हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर ये वाली लेंथ अगर h होती है और ये वाली लेंथ अगर x होती है, तो उस केस में जो एरिया होगा वो होगा h इंटू एक्स, और जो वर्क डन होगा वो बराबर में होगा वो एरिया के। तो ये जो डेल्टा W होगा वो बराबर में होगा ये एरिया के। तो ये जो एरिया ये हमें फाइंड आउट करना होगा। तो ये h और x हमें फाइंड आउट करना है। तो h और x को हम लोग कैसा फाइंड आउट करें, तो यहाँ पर हमने सेम फिगर कंसीडर किया है। ये जो सेम फिगर है उसको हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। यहाँ पर ये है एरिया पूरा पैरेललोग्राम। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है वो है पॉइंट ए, एरो की टिप केयरफुली नोटिस करो आप, यह है पॉइंट ए। और यहाँ पर ये वाला जो एरिया है वो है पॉइंट बी। यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है वो है पॉइंट सी, आई मीन ये वाला है पॉइंट बी। ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो है पॉइंट बी, ये पर्टिकुलर पॉइंट पॉइंट सी है, और ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है वो है पॉइंट डी। तो पॉइंट ए से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो जो लाइन होगी वो प्रेशर एक्सिस पर आके मीट करेंगी कुछ इस तरीके से। जिस पॉइंट पर आके मीट करी हो जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसको हमने कंसिडर किया पी। सिमिलरली यहाँ पर ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको हमने कंसिडर किया पॉइंट डी। ये पर्टिकुलर पॉइंट डी से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और वो जो लाइन होगी वो प्रेशर एक्सिस पर आके मीट करेंगी। जिस पॉइंट पर आके मीट करेंगी वो जो पर्टिकुलर पॉइंट है उसको हमने कंसिडर किया पी माइनस डी पी। जैसे कि हमने डिस्कस किया था प्रेशर एक्सिस के डायरेक्शन में अगर हम लोग इंक्रीज़ करते जाए तो उस केस में जो प्रेशर होगा उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर प्रेशर पी होता है तो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा वहाँ पर जो प्रेशर होगा वो पी माइनस डी पी होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये है पॉइंट डी और यहाँ पर ये है पॉइंट सी। तो पॉइंट डी से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि वॉल्यूम एक्सिस पर आके मीट करेंगी, जिसको हमने कंसिडर किया V1। सिमिलरली पॉइंट सी से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि वॉल्यूम एक्सिस पर आके मीट करेंगी, जिसको हमने कंसिडर किया V2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो H जो लेंथ होगी वो बराबर में होगी DP के, क्योंकि यहाँ पर ये P और यहाँ पर ये है DP। यहाँ पर ये DP क्या है, DP है रेट ऑफ चेंज इन प्रेशर। मतलब ये दोनों हमने जो लाइन जो ड्रॉ करी है दोनों के बीच में जो प्रेशर का जो चेंज है वो हमें इंडिकेट कर रहा है DP, जो कि इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। तो जो प्रेशर का जो चेंज है वो हमें ये वर्टिकल लाइन इंडिकेट कर रही है एरो की टिप। ये जो वर्टिकल लाइन है वो हमें इंडिकेट कर रही है प्रेशर का चेंज जो कि होगा DP, जो कि इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल होगा।
तो ये P और ये P माइनस डी पी अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा dP, और यहाँ पर ये वाली जो लेंथ x है वो होगी V2 माइनस V1। तो h जो लेंथ है वो है dP, और जो x जो लेंथ होगी वो होगी V2 माइनस V1। तो कुछ इतना वर्क डन होगा ये डेल्टा W। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो इनफाइनाइटेसिमल एरिया जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो टोटल वर्क डन होगा वो बराबर में होगा एरिया ऑफ ए बी सी डी के, और जो एरिया ऑफ ए बी सी डी उसको हमने फाइंड आउट किया वो कुछ इतना है जो कि है डी पी वी टू माइनस वी वन। तो डी पी वी टू माइनस वी वन जो होगा टोटल वर्क डन। तो जो टोटल वर्क डन होगा वो होगा डी पी वी टू माइनस वी वन। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अभी यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कार्नो इंजन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो चेंज हो रहा है वो है आइसोथर्मल चेंज, या फिर बोल सकते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है वो Q1 हीट एनर्जी सोर्स से लेता है। तो ए से बी के बीच में जो सिस्टम होगा वो Q1 हीट एनर्जी लेगा। सिमिलरली सी से डी के बीच में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, आइसोथर्मल चेंज हो रहा है, और हम लोग बोल सकते हैं आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस में जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है वो हीट एनर्जी रिलीज कर देता है सिंक में। तो सी से डी के बीच में जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो Q2 हीट एनर्जी रिलीज कर दिया। अगर हम लोग देखें आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस में जो सिस्टम होता है वो हमें वर्क डन करके देता है। तो ए से बी के बीच में जो सिस्टम होगा वो हमें वर्क डन करके देगा, क्योंकि आइसोथर्मल एक्सपेंशन प्रोसेस हो रहा है। एक्सपेंशन मतलब सिस्टम हमें काम करके देता है। सिमिलरली सी से डी के बीच में कंप्रेशन प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब सिस्टम पर हमें काम करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ए से बी के बीच में जो चेंज हो रहा है वो है आइसोथर्मल चेंज, और सी से डी के बीच में भी जो चेंज हो रहा है वो है आइसोथर्मल चेंज। हमें पता है आइसोथर्मल चेंज में जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। तो जितनी भी हीट एनर्जी हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं सारी की सारी हीट एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। तो हम लोग बोल सकते हैं जो Q1 हीट एनर्जी होगी वो बराबर में होगी W1 वर्क डन के। ये W1 वर्क डन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो Q2 हीट एनर्जी होगी यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एरो की टिप, ये जो Q2 हीट एनर्जी होगी वो बराबर में होगी W2 वर्क डन के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो Q2 हीट एनर्जी सिस्टम रिलीज कर रहा है और ये Q1 हीट एनर्जी सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, और यहाँ पर ये W1 और ये W2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में, या फिर ये ए से बी के बीच में जो सिस्टम होगा वो हमें काम करके देगा। तो जो सिस्टम हमें जो काम करके दे रहा है उसको हमने कंसिडर किया W1। सी से डी के बीच में जो सिस्टम होगा वो काम लेगा। तो ये जो W1 वर्क डन है वो सिस्टम पर काम किया जा रहा है, ये जो W2 वर्क डन है वो सिस्टम पर काम किया जा रहा है। सिमिलरली बी से सी के बीच में और डी से ए के बीच में जो वर्क डन होता है वो कैंसिल हो जाता है। ये हमने डिस्कस किया है कार्नो साइकिल के कॉन्सेप्ट में। ए से बी के बीच में सिस्टम हमें काम करके देगा, सी से डी के बीच में सिस्टम पर हमें काम करना होगा। तो जो W1 वर्क डन होगा वो हमें सिस्टम काम करके दे रहा है, और जो W2 वर्क डन हो रहा है वो सिस्टम पर काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टोटल जो वर्क डन होगा वो बराबर में होगा, टोटल जो वर्क डन होगा बराबर में होगा W1 माइनस W2। W1 वर्क डन सिस्टम ने हमें जो काम करके दिया वो, माइनस W2 वर्क डन जो सिस्टम पर काम किया गया है वो। जो सिस्टम हमें जो काम करके देता है वो ज़्यादा होता है, ये हमें पता होना चाहिए। हमने डिस्कस किया वर्क डन इन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, जो सिस्टम हमें जो काम करके देता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सिस्टम पर हम लोग जो काम करते हैं उसके कंपैरिजन में। तो जो W1 वर्क डन होगा वो ज़्यादा होगा W2 के कंपैरिजन में। तो हम लोग लिख सकते हैं Q1 माइनस Q2। तो इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं जो वर्क डन होगा, इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं जो वर्क डन होगा डेल्टा W और बराबर में होगा Q1 के। ए से बी के बीच में जो सिस्टम है वो हमें काम करके दे रहा है, जिसको हमने कंसिडर किया है डेल्टा W, या फिर हम लोग बोल सकते हैं पूरे प्रोसेस में जो सिस्टम होगा वो हमें जो काम करके देगा, पूरे प्रोसेस में सिस्टम हमें जो काम करके देगा उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं डेल्टा W। तो जो डेल्टा W जो वर्क डन होगा वो बराबर में होगा डेल्टा W डिवाइडेड बाई Q1। डेल्टा W पूरे प्रोसेस में जो वर्क डन हो रहा है वो, और जो Q1 सिस्टम को जो हीट दी गई है वो। तो जो डेल्टा W जो वर्क डन होगा वो बराबर में होगा W1 वर्क डन माइनस W2 वर्क डन के, और जो W1 वर्क डन माइनस W2 वर्क डन होगा उसके बारे में हमने डिस्कस किया। W1 वर्क डन माइनस W2 वर्क डन ये बराबर में होगा Q1 माइनस Q2 के। यहाँ पर आपको समझ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली हम लोग बेसिकली कर क्या रहे यहाँ पर। ये पूरे से आपको यहाँ पर कार्नो इंजन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अगर आपको कार्नो इंजन बहुत अच्छी तरीके से अगर समझ में आ गया है तो उस केस में जो कॉन्सेप्ट है समझना आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बेसिकली कर रहे हैं, ये पूरे कंप्लीट साइकिल में जो सिस्टम हमें जो काम करके देगा, आइसोथर्मल चेंज में, एडियाबैटिक चेंज में, आइसोथर्मल चेंज में, फिर एडियाबैटिक चेंज में, पूरे
एक साइकिल में हमें जो सिस्टम काम करके देगा उसको हम लोग कंसिडर करते हुए चल रहे डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई Q1। तो जो सिस्टम जो काम करके देगा डेल्टा डब्ल्यू वो बराबर में होगा W1 माइनस W2 के, और जो W1 माइनस W2 है उसके बारे में हमने डिस्कस किया है वो Q1 माइनस Q2 के बराबर में। तो W1 माइनस W2 के जगह हम लोग पुट कर देंगे Q1 माइनस Q2 के। डेल्टा डब्ल्यू W1 माइनस W2 के बराबर में, और W1 माइनस W2 बराबर में Q1 माइनस Q2 के डिवाइडेड बाई Q1। डेल्टा डब्ल्यू सिस्टम हमें जो काम करके दे रहा है वो पूरे प्रोसेस में, और Q1 सिस्टम को हमने जितनी हीट प्रोवाइड करी वो सिस्टम को हमने यहाँ पर कितनी हीट प्रोवाइड करी थी, हमने Q1 हीट प्रोवाइड करी थी। तो जो Q1 हीट है उसको हमने यहाँ पर कंसिडर किया। सिमिलरली इसके आगे हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई Q1 इक्वल टू ये जो Q1 होगा उसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं K इंटू T1 माइनस Q2 को हम लोग कंसिडर कर सकते हैं K इंटू T2, Q1 को K इंटू T1। क्यों ऐसा? हमें पता है जो हीट एब्जॉर्प्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के साथ। हीट एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए तो उस केस में हमें कंसिडर करना होगा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और हम लोग लिखेंगे Q इक्वल टू K इंटू T। तो Q1 के जगह हम लोग पुट कर सकते हैं K इंटू T1 माइनस Q2 के जगह हम लोग पुट कर सकते हैं K इंटू T2। सिमिलरली Q1 की जगह K इंटू T1, तो K कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई Q1 इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। यहाँ पर ये जो T1 टेम्परेचर है उसको हम लोग T टेम्परेचर से कंपेयर करेंगे, और जो T2 टेम्परेचर है उसको हम लोग T माइनस DT टेम्परेचर से कंपेयर करेंगे। T टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर? ये वाला आइसोथर्म के लिए हमने जो टेम्परेचर कंसिडर किया था वो वाला जो टेम्परेचर है उसको हमने कंसिडर किया T टेम्परेचर। T माइनस DT टेम्परेचर, ये वाला आइसोथर्म के लिए हमने जो टेम्परेचर कंसिडर किया था वो। तो हमें मिल जाएगा अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा T1 बराबर में होगा T के, और जो T2 होगा उसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं T माइनस DT के। तो T1 की जगह हम लोग पुट कर देंगे T माइनस T2 के जगह पुट कर देंगे T माइनस DT डिवाइडेड बाई T इक्वल टू, आगे अगर हम लोग प्रोसीड करें T माइनस T प्लस DT डिवाइडेड बाई T, अल्टीमेटली हमें मिल जाएगा DT डिवाइडेड बाई T। तो अगर हम लोग देखें जो वर्क डन होगा वो होगा डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई Q1 इक्वल टू DT डिवाइडेड बाई T। तो ये वाला जो इक्वेशन है इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 1। और जैसे कि यहाँ पर हमने एक वर्क डन कंप्यूट किया था, और वो जो वर्क डन है उसको हमने यहाँ पर ऑब्टेन किया था। यहाँ पर अगर हम लोग देखें वो वाला वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू DP इंटू V2 माइनस V1, ये भी हमें कंसिडर करना होगा। तो जो वर्क डन होगा डेल्टा डब्ल्यू, तो जो वर्क डन होगा उसे भी हमें कंसिडर करना है डेल्टा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई Q1 इक्वल टू DP इंटू V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई L। यहाँ पर हमने L क्यों कंसिडर किया? ये L होती है लेटेंट हीट, इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर ये जो इक्वेशन है इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो हमें मिल जाएगा DP V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई L इक्वल टू DT डिवाइडेड बाई T। इसको अगर हम लोग अरेंज करके लिखें तो हमें मिल जाएगा DP डिवाइडेड बाई DT इक्वल टू L डिवाइडेड बाई T इंटू V2 माइनस V1, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्लॉसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये जो L होता है इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। तो जो लेटेंट हीट होती है वो हीट होती है जो कि स्टेट कन्वर्जन के लिए लगती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ से यहाँ तक के स्टेट कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पर ये स्टेट के बाद से स्टेट कन्वर्जन होना चालू हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक के स्टेट कन्वर्जन हो रहा है। तो स्टेट कन्वर्जन के लिए अगर Q1 हीट लगती है तो जो Q1 हीट होगी उसी को ही हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट।